नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम हर मोड़ पर, हर मुहाने पर दिलचस्प होता जा रहा है। पहाड़ों पर क्या कुछ होना था वो तो 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश का जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है, लेकिन अब तो मैदान यानी सागर के नगर गुजरात की बारी है। वो गुजरात जहां पर भारतीय जनता पार्टी का 27 सालों का परचम है, वो गुजरात जहां पर कांग्रेस इस बार दमखम दिखा रही है, वो गुजरात जहां पर आम आदमी पार्टी ने एंट्री लेकर पूरे के पूरे खेल को ही दिलचस्प बना दिया है। गुजरात की परिस्थिति, गुजरात का आकलन, गुजरात की जनता, गुजरात के मुद्दे आपस में कैसे समेकित रूप से सत्ता के महासंग्राम को दिलचस्प बना रहे हैं, आज इसी पर ही हम खुलकर बात करने वाले हैं। बात इसलिए क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं होगी, कोई बहस मुबाहिस नहीं होगी, सीधे जनता से कनेक्शन होगा। सत्ता के महासंग्राम में गुजरात की धरती पर चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स उपस्थित हैं। लोगों के बीच, लोगों के मुद्दे, लोगों के द्वारा तय किए जाने वाला उनका सिरमौर, सब कुछ जानने की कोशिश उनके माध्यम से करेंगे। सीधा संवाद आज जनता से करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बात गुजरात के सत्ता की महासंग्राम की हो रही है, तो 182 विधानसभा वाले इस क्षेत्र में, इस राज्य में किस तरह से चुनावी हनक और धमक दिखाई दे रही है, आइए जानते समझते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गुजरात का सियासी रण सज चुका है। सभी पार्टियों ने कमर कस अपनी अपनी तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। आपको बता दें कि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होगा। इसके लिए 1 और 5 दिसंबर को मतदान की तिथि रखी गई है। चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही आएंगे। अगर बात की जाए गुजरात में पुरुष मतदाताओं के आंकड़ों की, तो लगभग 2,25,57,032 है। इसके तहत महिलाओं के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2,07,57,032 है। गुजरात में कुल मतदाता 4,33,14,233 है। साथ ही पोलिंग बूथों की संख्या भी लगभग 50,128 के आसपास है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुजरात के अहमदाबाद और पंचमहल की। आपको बता दें कि अहमदाबाद में कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से 15 सीटें एनडीए ने जीती, तो वहीं 6 सीटें यूपीए को मिली। जबकि पंचमहल में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें एनडीए को, यूपीए को 0 और अन्य को 1 सीट प्राप्त हुई। आज सुदर्शन न्यूज अहमदाबाद और पंचमहल के गोधरा में जनता से जानेगा कि वो अपने क्षेत्र में किसकी बनाएंगे सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का सहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस बार गुजरात किसका होगा, या यूं कहे कि गुजरात के लोग किसे अपना बनाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि ये सत्ता का महासंग्राम है, इसलिए सत्ता पर काबिज होने के लिए कुछ आंकड़ों का खेल होता है, आंकड़ों की गणित होती है। वो आंकड़ों की गणित किस तरह से पिछले चुनावों में नजर आई है, आइए जल्दी जल्दी जरा गुजरात के चुनावी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। गुजरात में 2017 विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी आपको बता दें कि 2 चरणों में चुनाव हुए थे। कुल 182 सीटें 2017 के लिहाज से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 99 सीट के साथ दमखम दिखाती हुई नजर आई थी। कांग्रेस को 77 सीटें थी। बीजेपी की अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो 49+% था। कांग्रेस को 41.44% मिला था। अहमदाबाद की आज हम बात करने वाले हैं, जहां से कुल 21 सीटें आती हैं, जिनमें से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी एनडीए के खाते में और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इसके अलावा वडोदरा की अगर बात की जाए तो तमाम जो चुनावी गणित है, वडोदरा की बात करते हैं, 10 एनडीए को मिले हैं, 8 यूपीए को। वडोदरा में कुल सीटें आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर चुनावी समीकरण है। 10 सीटें टोटल हैं, जिसमें से एनडीए को 8,
और यूपीए को 2 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही साथ सत्ता के इस महासंग्राम में 182 सीटों का जो चुनावी गणित है वो आपके सामने रखते हुए एक बार फिर से स्पष्ट आपको बता देते हैं कि 2017 का जो चुनावी रिजल्ट था, जिसमें 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी के आपको मिली थी, कांग्रेस को 77 और अन्य के खाते में 6 सीटें आई थी। बीजेपी का वोट परसेंटेज 49.05% था, तो कांग्रेस को 41.44% वोट हासिल हुआ था। सीधे अगर टक्कर कही जाए तो गुजरात में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एंट्री ली है उसने 2022 के चुनावों को काफी दिलचस्प बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि 27 सालों से लगातार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का दमखम दिखा है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है, चुनावी पंडित जो भी अब 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी की संभावना है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी चुनावी पंडित हैं जो कह रहे हैं कि क्योंकि विकास बोलता है, क्योंकि काम बोलता है और इसलिए प्रो इनकम्बेंसी की स्थिति बनती है और भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनौतियां जरूर सामने हैं लेकिन कमबैक कर सकती है। परिस्थिति क्या होती है, किसके खाते में ज्यादा वोट जाते हैं, किसकी किस्मत इस बार गुजरात की जनता बदलती है, ये तमाम प्रश्न तब तक चलते रहेंगे जब तक 1 दिसंबर और 5 दिसंबर नहीं आ जाता, क्योंकि 2 चरणों में इस बार चुनाव होने हैं, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर और 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि सत्ता के इस महासंग्राम में गुजरात का सिरमौर कौन होता है। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात को हम कुछ क्षेत्रों में विभाजित करते हैं और मध्य गुजरात की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण रूप से आज सत्ता के महासंग्राम के माध्यम से हम उस मध्य गुजरात की बात करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व होता है और बड़ा क्षेत्र माना जाता है मध्य गुजरात, जहां से अहमदाबाद और वडोदरा जैसे बड़े जिले भी आते हैं। मध्य गुजरात की 61 सीटों की अगर बात की जाए तो 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी और 22 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार इस मध्य गुजरात में क्या खेला हो रहा है, क्या बहुत कुछ बदलने वाला है या जो कुछ पुराना था वही नए रूप में, नए स्वरूप में सामने आएगा? इन तमाम प्रश्नों के साथ आइए सत्ता के महासंग्राम में आप सीधे लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी उत्कल ठाकुर के पास। उत्कल जो इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उत्कल जो लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर। उत्कल, आपका बहुत बहुत स्वागत। और क्योंकि सत्ता का महासंग्राम है ये, अब सवालों की भी झड़ियां होंगी और सवालों के साथ साथ उन जवाबों को ढूंढने की भी कोशिश होगी जिन जवाबों में गुजरात की सत्ता के महासंग्राम का सिरमौर छिपा हुआ है। मैं 2 तस्वीरें इस वक्त देख पा रही हूं, मैं गोपाल चावड़ा जी को भी देख पा रही हूं जो हमारे साथ पादरा से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उत्कल के पास जाते हुए, उत्कल जी, मध्य गुजरात की आज हम बात करने वाले हैं, क्या विशेष रहता है मध्य गुजरात में? मध्य गुजरात की सबसे ज्यादा सीटों वाला क्षेत्र है जहां 61 विधानसभा की सीटें हैं। मध्य गुजरात की राजनीति का केंद्र रहा है। लावली जी, मैं बता दूं कि गुजरात में लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री और जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा सीटें जीतकर अपना रिकॉर्ड बनाया है वो माधव सिंह सोलंकी भी मध्य गुजरात से आते थे। उन्होंने खाम थियरी दे करके गुजरात में कांग्रेस का दबदबा कायम किया था। खाम थियरी मतलब ए फॉर क्षत्रिय, एच फॉर हरिजन जिसे हम दलित कहते हैं, ए फॉर आदिवासी और एम फॉर मुस्लिम। मध्य गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है जहां इन चारों समुदायों का एक सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है, प्रतिनिधित्व है, बाहुल्य है। कांग्रेस ने ये खाम थियरी दे करके लंबे अरसे तक गुजरात में शासन किया और माधव सिंह सोलंकी ने 149 सीटों का रिकॉर्ड बनाया जो अब तक किसी भी सरकार ने नहीं तोड़ा है। गुजरात में सबसे ज्यादा सीटों वाला ये क्षेत्र गुजरात की राजनीति का केंद्र माना जाता है। क्षत्रिय बाहुल्य वाला ये क्षेत्र गुजरात की राजनीति में सबसे अहम और महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जिसने इस क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया उसी ने गुजरात पर शासन किया, ऐसा माना जाता है। जब तक कांग्रेस का इसमें दबदबा रहता था, कांग्रेस ने इसमें शासन किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 30 सालों से ये गढ़ तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन देखिए कि 61 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 37 और कांग्रेस
यानी ये स्पष्ट है कि मध्य गुजरात जिसका सरकार उसकी, मध्य गुजरात के लोगों ने जिसे भी अपना दिल दिया सत्ता पर वही काबिज होता है। और 27 सालों में मध्य गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आई है। लेकिन इस बार क्या परिस्थिति हो रही है ग्राउंड से, क्योंकि हम एक जानकारी आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्कल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस सबके बीच हम दो मेरे और सहयोगियों को देख पा रही हूं मैं। वडोदरा से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल चावड़ा जी, और साथ ही साथ पंचमहल की गोधरा सीट से आलोक झा जी को आप देख पा रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले गोपाल, आपके पास आते हुए, क्योंकि जब हम वडोदरा की बात करते हैं तो ये वही वडोदरा है जो बदलाव के लिए जाना जाता है, ये वही वडोदरा है जो नए उल्लास के लिए जाना जाता है। और इस वडोदरा से कहा जाता है कि बहुत कुछ बदलता है। तो इस बार जनता क्या बदलाव के मूड में है, या फिर जो बीता हुआ कल है उसको नए स्वरूप में बदल कर रखने के रूप में है? क्या समझ पा रहे हैं आप? अगर वडोदरा की मैं बात करूं तो ग्राउंड से क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जहां तक बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा शहर की जो स्थिति है में कोई बदलाव नहीं आएगा। वडोदरा शहर की जो 5 सीटिंग एमएलए है और 5 सीट जो है वो दमदम वाली भाजपा की सीट है। लेकिन जहां जिला की बात आती है तो जिला के अंदर पादरा और करजन, वो दोनों सीट कांग्रेस के पास थी। अगले राज्यसभा के इलेक्शन में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अक्षय पटेल, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। और पादरा के जो उम्मीदवार है जसपाल सिंह, हेलो जी गोपाल जी, आप कंटिन्यू करें। पादरा का जो उम्मीदवार है जसपाल सिंह, इस बार भी कांग्रेस ने उनको ही टिकट दिया है जो शक्तिशाली उम्मीदवार है। बाकी जो 3 सीट है सावली की, वाघोड़िया की और डभोई की, तो वाघोड़िया की बात करते हैं तो वाघोड़िया के जो सिटिंग एमएलए है वो सिटिंग एमएलए ने बागी तेवर दिखाकर भाजपा से अलग किनारा कर दिया है और वो शायद कोई और पक्ष में जाए या अपक्ष में जाएंगे। बाकी वडोदरा महानगर की जो 5 सीट है वो 5 सीट में भाजपा की सीट रहती है, ऐसा बरसों से चला आया ठीक रहा है। है। 5 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का दमखम होता है। लेकिन उत्कल, सबसे महत्वपूर्ण है ये जो 5 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी का दमखम देखा गया है, लेकिन यही वो सीटें हैं जिस पर इस बार कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी दम लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस बदलाव की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि एक चुनौती आम आदमी पार्टी बनकर सामने आई है? उत्कल, मेरा प्रश्न आपसे है। लावली जी, आप ने इस चुनाव में अपना पूरा दमखम लगाया, पूरा जोर लगाया। दिल्ली की पूरी सरकार गुजरात में लग गई, हिमाचल प्रदेश को किनारे कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के सारे मंत्री विधायक गुजरात में पिछले 6 महीने से 1 साल से लगे हुए हैं। पिछले 3 महीने तो आपने देखा और मीडिया, सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी ने ज्यादा एज लिया, जिसके कारण ये लगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को समान रूप से टक्कर दे पाएगी। लेकिन पिछले 5-7 दिनों में जब दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तब ये महसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी किनारे लगी है और गुजरात की राजनीति में इस बार चुनाव में फिर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही टक्कर होगी। आम आदमी पार्टी कहीं किनारे रहकर रुक जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किनारे पर लगी हुई नजर आएगी। टक्कर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली है और जिस तरीके से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल, मुफ्त की चाय रेवड़ी की बात हो या तमाम तरीके की गारंटी और वारंटी की बात हो, जिस तरीके से जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है? ये भी जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उत्कल, मैं आपके पास आती हूँ। आलोक झा भी हमारे साथ इस वक्त में देख पा रही हूं जुड़ चुके हैं। आलोक गोधरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, जब गोधरा का नाम आता है तो अपने आप में ही बहुत सारा इतिहास जुड़ जाता है, लेकिन ये वही गोधरा है जो चुनावी पार्टियों का भूगोल भी बदल देता है। इस बार गोधरा सीट पे खासतौर से जहां पर आप मौजूद हैं, वहां का चुनावी इतिहास और भूगोल क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, गोधरा को मात्र एक विधानसभा सीट के रूप में मत देखिए, क्योंकि गोधरा का जो मैसेज है वो मैसेज कहीं ना कहीं न सिर्फ पूरे गुजरात में बल्कि
बल्कि पूरे देश के विधानसभा चुनाव या फिर केंद्र को प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से गोधरा में अगर आप देखें, सिटिंग एमएलए बीजेपी से हैं और आज उन्होंने अपना नामांकन जो है वो किया है। और अगर पिछले चुनाव के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 0.1% का डिफरेंस रहा था, क्योंकि लगभग 49% वोट जो है वो अभी के विधायक जो है उनको मिला था, और कांग्रेस के प्रत्याशी को 48.8% जो है वो वोट मिला था, यानी 2% जो है वो वोट ही इधर उधर हुआ था। यहां पर लड़ाई बिल्कुल साफ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हालांकि आम आदमी पार्टी भी यहां पर सेंध लगाने में जुटी हुई है, और अगर आम आदमी पार्टी इस विधानसभा सीट पर सेंध लगाने में कामयाब होती है तो बीजेपी के जीत का दायरा जो है, बीजेपी के जीत का अंतर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अच्छी खासी आबादी यहां पर मुस्लिमों की है। और अगर आम आदमी पार्टी अब मुस्लिम के एक तबके को भी अपने तरफ करती है या फिर कुछ वोट को वो अपने तरफ करती है, तो इससे कहीं ना कहीं सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा और सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। और पंचमहल कहलाता है ये पूरा क्षेत्र, जिसमें 5 विधानसभा है, जिसमें से एक जो है वो गोधरा विधानसभा है, जहां पर अभी इस वक्त हम आलोक, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं और बहुत सारे मुद्दे होते हैं। बेसिक मुद्दों पर तो हम निरंतर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, और उसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे को पार्टियां या तो अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है, या तो विपक्ष होता है वो पक्ष वाली पार्टी के अगेंस्ट ले जाकर उसको अपना चुनावी हथियार बनाता है। बिल्किस बानो केस की अगर हम बात करते हैं, जिस सीट पर आप खड़े हुए हैं वहां से सिटिंग एमएलए जिनको फिर से टिकट दिया गया है, उनके कुछ बयानों को लेकर बहुत सारे विवाद हुए थे, बहुत तरीके के प्रश्न खड़े किए गए थे, और कांग्रेस ने और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने उसी बयान को अपना चुनावी औजार बना लिया है। क्या कोई इंपैक्ट इस पूरे पंचमहल एरिया में इस पर्टिकुलर मुद्दे का पड़ता हुआ नजर आता है आपको, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं? इसलिए मेरा प्रश्न आपसे यह है आलोक। देखिए, अगर इस विधानसभा की बात करें और जिस विधायक की आप बात कर रही हैं वो उनसे हमारी दोपहर में बात हुई है, और जब हमने ये प्रश्न पूछा तो वो अब भी उसी स्टैंड पर हैं, यानी कि उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो चेंज नहीं किया है। जो उन्होंने पहले कहा था अब भी उसी स्टैंड पे है। और जहाँ तक लावनी आपने पूछा कि क्या ये यहाँ इस क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा या फिर जो है इससे परिवर्तन के तौर पर देखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आबादी है, अगर आप यहाँ पर इस विधानसभा के एक तरह से कहीं आबादी को देखें तो यहाँ पर लगभग 66,000 वोटर मुस्लिम के हैं, और वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते। और यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो वो ये भी कहते हैं कि हम बीजेपी के उम्मीदवार या फिर किसी और के उम्मीदवार जो है वो ये आश्वस्त रहते हैं कि वो वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो उन्हीं वोटों पर है जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रहा है, और जिस वजह से यहां से बीजेपी जीतती है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है उस बयान, विधायक के उस बयान को लेकर पड़ेगा। उसका असर जी प्लीज कंटिन्यू करें, 10 सेकंड में कंप्लीट कर ले बात अपनी। आलोक, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, बिल्कुल इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर, खासतौर पर गोधरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर बिल्कुल क्लियर यहाँ पर जो बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर आम लोग, क्योंकि आम लोगों से जब हमने बात की तो वो भी जो 2002 में गोधरा को दर्द मिला था वो आज भी उन लोगों ने, वो लोग अपने यादों में रखे हुए हैं, और उस दर्द का जिक्र जो है अगर कोई मीडिया चैनल उनसे पूछता है तो उसका जिक्र करते हैं। यानी ये वही गोधरा। जी मैं आती हूँ आलोक आपके पास, लेकिन क्योंकि आपने जो बातें कही हैं उस पर लगातार उत्कल, क्योंकि वहीं से हैं और लगातार इन तमाम चीजों को देख समझ रहे थे। उत्कल, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसे पता है कि उसके ट्रेडिशनल वोटर्स कौन हैं और किन वोटर्स पर उसको ज्यादा एम्फसाइज करना है, किस पर ज्यादा जोर देना है, और इसी स्ट्रैटेजी से वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जब हम मध्य गुजरात की बात करते हैं, टोटलिटी में 61 में से 37 सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाली सीटें रही हैं, लेकिन इन 37 सीटों में भी 10 सीटें ऐसी रही हैं, 10 से 12, जिसमें जीत का अंतर बहुत कम रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सामने है, क्योंकि जीत का अंतर बहुत कम है, 3000 से भी कम का अंतर रहा है जीत का, 10 से 12 ऐसी सीटें हैं? उत्कल,
लावनी जी, पूरे गुजरात में 61 से 65 सीटें ऐसी रही है जो पिछले चुनाव में 1000 से लेकर के 3000 वोटों के अंतर से हारी गई थी, जीती गई थी। यानी 61 से 65 सीटें ऐसी है जिसमें कभी भी किसी समय कोई भी उलटफेर हो सकता है। इसमें आम आदमी पार्टी का भी क्या फैक्टर रहेगा? एआईएमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट कहीं 20-22 सीटों पर खड़ा करने की योजना बनाई है, वो भी क्या असर करेगा ये भी देखना पड़ेगा। यानी पिछला जो चुनाव हुआ था वो इतना कांटे का चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रादेशिक आंदोलनों में, जातिगत आंदोलनों में भी संघर्ष करते हुए 99 सीटें जीत करके सत्ता में पुनरावर्तन किया था। पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच पाई थी। इस बार देखना ये होगा कि जातिगत संघर्ष तो नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी नामक जो नया पड़कार उसके सामने उपस्थित हुआ है, इसमें जो 61 से 65 सीटें, जिसमें मध्य गुजरात में आपने 12 सीटों पर अपना उल्लेख बताया, उस सीटों पर क्या उलटफेर होता है ये भी देखना पड़ेगा। ये देखना बहुत दिलचस्प है जी। 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना, 22 सीटों पर कांग्रेस का जीतना, ये इतना बड़ा अंतर नहीं है, इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक तरफी जीती है ऐसा नहीं माना जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है, एक चैलेंज है, और आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस चैलेंज को और ज्यादा बढ़ा दिया है। गोपाल चावड़ा हमारे साथ वडोदरा से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ लोग भी हैं। गोपाल, आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन की बातों को आज जरा साझा करते हैं। बात कीजिए अपने आसपास के लोगों से। हाँ, ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની રહેશે, શું કહેવું છે આપનું? હિન્દીમાં કહેજો, क्या कहना चाहते हैं आप? ગુજરાતી બોલો, ભાજપની મોટેથી બોલો। ભાજપની સ્થિતિ આ ઇલેક્શનમાં મધ્ય ગુજરાતમાં શું રહેશે? નહીં કહી શકું। आपનું શું કહેવું છે આ ઇલેક્શનમાં શું સ્થિતિ રહેશે ભાજપ? चलिए गोपाल, मैं आपके पास आती हूँ। थोड़ी सी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, लेकिन इतना जरूर है गोपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ आपके पास, लेकिन आलोक आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जनता के बीच में जब पहुंचते हैं आप तो जनता बहुत सारे मुद्दों की भी बात करती है। आप भी अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आप क्योंकि दिल्ली से यहाँ गए हैं और दिल्ली में जब आप कांग्रेस कवर करते हैं, आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, तो यहाँ की परिस्थिति कहते हैं कि गुजरात में अलहदा हो जाती है, लेकिन इस बार तो आम आदमी पार्टी उठकर पूरी दिल्ली कहा जाए तो गुजरात पहुंची हुई है। आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ अंतर तो नजर आ रहा है। देखिए, अगर सूरत के निकाय चुनाव के बाद देखें तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की उम्मीदें गुजरात को लेकर बढ़ी हैं, और जिस तरह से निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है, उसके बाद जो है जिस तरह से जो रणनीति अभी बनी है, आम आदमी पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है, उसको देखकर आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर 20 से ज़्यादा सीटें जीतने में भी कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ेगा और राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का कद बढ़ेगा। देखिए, इसको लेकर जब हम लोगों से बात करते हैं तो दो बातें निकलकर आम आदमी पार्टी के लिए सामने आती है। आखिर आम आदमी पार्टी किसका वोट काटने जा रही है? और जो राज्य जिनमें हम आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ते हुए हमने देखा है, चाहे आप दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर गोवा की बात करें, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन वो वही वोटर है जो कांग्रेस का वोटर रहा था, और कांग्रेस के वोट को ही आम आदमी पार्टी ने अपना कहीं ना कहीं आधार बनाया है। क्या गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी वही काम करेगी? इस पर जो है लोगों की दो राय है। पहली राय यह है कि जिस तरह से कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी ने काटा, अगर आप गोवा के विधानसभा चुनाव को देखें या फिर उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को देखें, वहां कांग्रेस उतने ही परसेंट वोट से हारी जितना परसेंट वोट आम आदमी पार्टी को मिला, और गोवा में जो टीएमसी और आम आदमी पार्टी को जितना परसेंट वोट मिला था उतने ही परसेंट वोट से बीजेपी से कांग्रेस हारी थी। लेकिन यहां पर अगर आप कांग्रेस समर्थक नेताओं से बात करेंगी तो वो इस बार इस बात को लेकर अस्वस्थ हैं
कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट जो है वो मिडिल क्लास लोगों में ज़्यादा है, यानी मिडिल क्लास वर्ग में जो ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सोच रही है, अब कांग्रेस का सोचना गलत है या सही, ये आने वाले दिनों में जब हम अनुभव करेंगे और उन क्षेत्रों में जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि अगर अर्बन एरियाज जितने हैं, चाहे आप अहमदाबाद की बात करें, बड़ोदरा की बात करें, सूरत की बात करें, ये तो भारतीय राजकोट जनता की बात पार्टी का गढ़ रहा है। वहां पर कहीं बिल्कुल 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 वहां से जो बीजेपी है वो चुनाव के रिजल्ट में 50 के बाद से शुरू करती है, ऐसा गुजरात में या फिर नेशनल लेवल पे कहा जाता है, क्योंकि ये वही शहर है जो बीजेपी को भरपूर प्यार देते हैं वोट के रूप में। अब कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर उसका इंपैक्ट है, इसलिए जो वोट प्राप्त करेगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट करेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या उत्कल आप इससे सहमत हैं जो बात आलोक कह रहे हैं? क्योंकि ठीक है, हम जब मध्य गुजरात की बात करते हैं और जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों की तो पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी कही जाती है। लेकिन जिस तरीके से हम मध्य गुजरात में 37 और 22 का आंकड़ा देख रहे हैं, बहुत कम का अंतर है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री जो डेंट कर रही है, वो क्या आप मानते हैं कि वो डेंट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लगेगा कहीं ना कहीं से, और कांग्रेस के लिए थोड़ी से जो स्पेस है वो खुल जाएगा, जैसा कि बात आलोक कहते हुए नजर आए हैं? नहीं, आलोक जी से मैं सहमत हूँ। आम आदमी पार्टी कब क्या कहाँ किसको नुकसान करेगी वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो असर अभी दिख रहा है वो समान रूप से हर क्षेत्र में दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में जो नुकसान करेगी वो कांग्रेस को करेगी, और शहरी इलाकों में जो नुकसान करेगी वो भारतीय जनता पार्टी को करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के नुकसान का मॉडल सूरत और गांधीनगर की महानगर पालिका के चुनाव को बना रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, यानी कि कांग्रेस को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी उस बात से आश्वस्त है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ कर जाएगी। और आलोक जी ने जैसे बताया कि कांग्रेस के लोग इस प्रकार से आश्वस्त है कि वो शहरी मध्यम वर्गीय वोटर को आकर्षित करेगी, उसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर पाएगी। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है और जहां मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया हूं, तो मैंने महसूस किया है कि आम आदमी पार्टी का जो असर है वो सभी क्षेत्र में है। और मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में भी है। लेकिन जैसे मैंने अपने पहली शुरुआत में बताया कि 1 महीने पहले जो आम आदमी पार्टी का हवा बना हुआ दिखता था, अभी उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद वो कहीं फीका पड़ता हुआ, ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पूरा फोकस है वो दिल्ली के अंतरिम चुनाव तरफ, यानी आम आदमी पार्टी के पास विनिबिलिटी वाले फेसेस की कमी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं से आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से लिस्ट जारी की है उसके बाद उनको अपने फेसेस को लेकर एक कंफ्यूजन है। हाँ जी उत्कल जी, आप ही से मेरा प्रश्न है, विनिबिलिटी को लेकर, फेस विनिबिलिटी को लेकर। आम आदमी के पास फेस विनिबिलिटी वाले चेहरे की तो कमी है ही है। 3-4 जो नामी चेहरे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाएगी कि आम आदमी पार्टी ही पहली पार्टी है जिसने अपने सारे उम्मीदवारों को 182 सीटों पर घोषित किया। यानी कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के 182 विधानसभा सीट में उम्मीदवार मिलना, इनकी जातिगत समीकरण के आधार पर मिलना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ठीक है। लेकिन आप जैसे मैंने अपनी बात में बताया कि 61 से 65 सीटें ऐसी है जो 1000 से 3000 के मार्जिन से हारी जीती गई थी। इसमें इस बार आम आदमी पार्टी क्या गणित इसका बिगाड़ेगी, और आम आदमी पार्टी नामक जो साइलेंट है वो किस पार्टी पर गिरेगा, ये देखना बिल्कुल ये बहुत दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि अब अभी तक हमने चुनावों में देखा है कि 2 पार्टियां आमने सामने थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को काफी रोचक बना दिया। उत्कल जी और आलोक जी दोनों ही हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन गोपाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वडोदरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए जरा वडोदरा की थोड़ी बात कर ली जाए। गोपाल जी, खासतौर से वडोदरा, इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य हो, चुनाव में जब मतदाता वोट करने के लिए जाता है तो कुछ बेसिक मुद्दे होते हैं जो कि लास्ट मोमेंट तक उसके जहन में होते हैं, उसके मन में होते हैं। तो इस बार वडोदरा की जनता के लिए वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव की इस परिपाटी को तय करेंगे? वडोदरा की, अगर मैं वडोदरा क्षेत्र की बात करती हूँ मुद्दों को लेकर।
गोपाल इस बार जी। की मैं बात करूं, इस बार इस इलेक्शन की मैं बात करूं, तो आपने जब चर्चा की कि आम आदमी पार्टी, तो मध्य गुजरात बड़ौदा सिटी और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, उसमें आम आदमी का कोई वजूद नहीं है। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की ग्रामीण विस्तार की, वहां भाजपा के ही 3 उम्मीदवार बागी बनकर खड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान कर सकते हैं। जी, विकास के दृष्टिकोण से भाजपा ने अच्छा काम किया है। वो ऐसे बहुत बड़े मुद्दे नहीं है जो पार्टी को नुकसान कर सके, लेकिन जो बागी उम्मीदवार है ग्रामीण विस्तार की 3 सीटों पर, बागी उम्मीदवार कहीं ना कहीं उनको नुकसान कर सकते हैं भाजपा को। 3 उत्कल सीटों जी, पर बागी उम्मीदवार ऐसी हालत भाजपा है। के लिए मुसीबत बन सकते हैं। गोपाल जी शुरू से इस बात को कह रहे हैं। पार्टी ने अपने सारे विधानसभा क्षेत्रों में कई उम्मीदवारों को छोड़कर के सारे विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने बागी उम्मीदवारों से परेशान है। लेकिन मैं आज एक बात बता दूं कि 122 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 5000 से ज्यादा लोगों ने विधानसभा के टिकट मांगे थे। तो आप महसूस करिए, मान के चलिए कि 182 टिकटें देना है और सामने मांगने वाले 5000 से ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कहीं नाराजगी का असर रहेगा, असंतोष का असर रहेगा। लेकिन 20-22 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवारों ने असंतोष नहीं जताया है। और अमित ठीक है, यानी बागियों की वजह से थोड़ी चुनौती जरूर हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि विकास की बार बार बात कही जा रही है और काम बोलता है ये कहा जा रहा है, और इसी काम के बल पे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। उत्कल जी 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। लास्ट कमेंट आलोक के साथ लेके मैं खत्म करूंगी। उत्कल जी 20 सेकंड। बागी उम्मीदवारों की जहां तक बात है, अमित भाई शाह ने कल से ही कमलम में मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने गुजरात के हर्ष संघवी, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नितिन पटेल जैसे कई दिग्गजों को बागियों को मनाने के लिए, समझाने के लिए मैदान में लगाया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि चुनाव आते आते नामांकन भरते भरते बागियों की समस्या से भारतीय जनता पार्टी बढ़ जाएगी। देखिए यही होता है आलोक, सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। हर चुनावों में वो पूरी ताकत झोंकते हैं। बड़े से बड़े शीर्ष नेता भी बागी हो, उनको मनाने के लिए चुनावी मैदान में भी उतरते हैं और साथ ही साथ डायरेक्ट उनसे वार्तालाप भी होती रहती है। इसके पहले हिमाचल में भी हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने भी एक कोशिश की थी, यानी संगठन के स्तर पर, चुनावी संगठन को भी मजबूत करने के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ उतर रही है। लेकिन एक आखिरी प्रश्न लेकर फिर इस कार्यक्रम का समापन करूंगी आलोक। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार गुजरात के चुनाव में हर बार की तरह कहा जा रहा है कि बस हो गया 27 साल, अब एंटी इंकम्बेंसी है, लेकिन क्या ये एंटी इंकम्बेंसी जैसी परिस्थिति कुछ नजर आ रही है आपको? दिन भर जो है वो लोगों से, यहाँ के मतदाताओं से मिले। निश्चित रूप से जब उनसे बात हुई तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात इस विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आई। और जब हमने कई लोगों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संपूर्ण विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार पर भरोसा है, डबल इंजन की सरकार पर जनता को भरोसा है। अब चलिए ग्राउंड से आप लोग जुड़े, क्योंकि ग्राउंड के लोगों की बात, आपने उनकी मन की बात साझा की। अभी चुनाव होने में 1 दिसंबर का इंतजार करना है, 5 दिसंबर को दूसरा चरण और फिर 8 दिसंबर को नतीजे। लेकिन इतना जरूर है कि उससे पहले जो प्रचार प्रसार की कमान है उसकी तलवार में धार देने के लिए सभी पार्टियां मुस्तैदी के साथ डटी हुई हैं। क्या होगा चुनावी परिणाम, क्या कहती है जनता, क्या है मन की बात? हर रोज 6 बजे सत्ता के महासंग्राम में गुजरात से, ग्राउंड जीरो से ऐसे हमारे सहयोगी जुड़ते रहेंगे और पल पल की जानकारी आपके बीच साझा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ आज सत्ता के महासंग्राम में जुड़ने के लिए। तो सत्ता का महासंग्राम है, ये दिलचस्प महासंग्राम है। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये गृह राज्य है और गृह राज्य होने के नाते ये बार बार कहा जा रहा है कि गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से पूरी तरह से सत्ता पर काबिज है, इस बार भी अगर वो सत्ता में वापस
वापस आती है तो 2024 के लिए ये एक बड़ी कड़ी के रूप में देखा जाएगा। क्या ऐसा हो पाता है, क्या ऐसा होने वाला है, ये क्या और किस और के बीच का सवाल है और इस सवाल का जवाब 8 दिसंबर को मिलेगा। लेकिन उसके पहले के दिलचस्प मोड़ सत्ता के महासंग्राम में आपके बीच हम रखते रहेंगे, हमारे सहयोगियों के साथ हम जुड़ते रहेंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे ग्राउंड पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे आपके मन की बात उनके माध्यम से साझा करते रहेंगे। इसलिए शाम 6 बजे सत्ता के महासंग्राम में जुड़िएगा जरूर। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।